बिहार के साथ ही साथ पूरे देश में एसआईआर के ऐलान के बाद अब चुनाव आयोग ने एक नया फैसला किया है और बिहार के चुनाव से इस नए फैसले की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि बिहार के चुनाव में ईवीएम की मशीनों में ये बड़ा और नया बदलाव देखने को मिलेगा। ये बड़ा और नया बदलाव ये है कि ईवीएम मशीनों में अब जितने भी प्रत्याशी होंगे उन प्रत्याशियों की बाकायदा कलर्ड फोटो बड़े आकार में यानी कि 2/3 भाग में ये कलर्ड फोटो ईवीएम की मशीनों में उनकी पार्टी के आगे उनके नाम के आगे लगी होगी, जिससे प्रत्याशियों का चेहरा पहचानने में मतदाताओं को आसानी होगी। और उसके साथ ही साथ नाम का जो फॉन्ट है उसे 30 के आकार का कर दिया गया है, बोल्ड कर दिया गया है। यानी कि अब तमाम मतदाताओं के लिए प्रत्याशियों का चेहरा देखकर उनके लिए वोट कर पाना बेहद आसान होगा। आप सभी ये जानते होंगे कि तमाम चुनावों के बीच में ईवीएम को लेकर जिस तरह से लंबे समय से विपक्ष की तरफ से तमाम गड़बड़ियों के आरोप लगते आए हैं और अक्सर ये भी कहा जाता था और एक चुनाव एक देश एक चुनाव के समय भी ये तर्क देने की कोशिश की जाती है कि मतदाता कई बार जो है प्रत्याशियों के नामों को लेकर चिन्ह को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें भ्रम या भ्रांति की दिशा हो जाती है। और ऐसे में यदि कम पढ़े लिखे वोटर हैं या बुजुर्ग वोटर हैं जिन्हें पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है तो यहाँ पर काफी कंफ्यूजन की गुंजाइश हो जाती है और इससे कई जगह पर रिजल्ट प्रभावित होने की बात भी अलग अलग जगहों पर निकलती हुई आती है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा और नायाब तरीका निकाला है और बिहार चुनाव से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि इसका श्री गणेश कर दिया जाएगा। तो अब ईवीएम की मशीनों पर जब आप बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करने जाएंगे तो साफ तौर पर आपको प्रत्याशियों की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ ही साथ बोल्ड अक्षरों में उनके नाम दिखाई देंगे। और ये बदलाव चुनाव आयोग के द्वारा पूरी तरह से संविधान में संशोधन करके यानी कि संविधान कि अनुच्छेद 41 में इसको लेकर संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब फोटो के साथ ही साथ नाम को बोल्ड आकार में किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एसआईआर को लेकर यानी कि इंटेंसिव रिव्यू को लेकर लगातार तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में कई नई जानकारियां भी निकलकर सामने आई है। नई जानकारियां ये है कि पूरे देश में चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर का ऐलान किया गया है या अब वोटर शीट को लेकर जो नए तरीके से रिव्यू किया जाएगा उसमें तमाम लोगों को या देशवासियों को या बुजुर्गों को या खासतौर से यंग जनरेशन जो है उनको लेकर कई तरह के सवाल मन में उठ रहे हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, किस तरह के दस्तावेज होंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी तमाम दस्तावेजों को अब मान्य कर दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास एक दस्तावेज नहीं है तो दूसरे दस्तावेज के आधार पर अपनी पहचान के आधार पर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम बढ़वा सकते हैं और उसको स्थिर रखने में यानी कि उसको बनाए रखने में भी आगे आप काम कर सकते हैं। तो उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। जानकारियां ये हैं कि तमाम लोग जिनका 2003-2004 के दौरान वोटर लिस्ट में रिव्यू हो चुका है उनको किसी तरह की किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटेंसिव रिव्यू अगर वोटर लिस्ट को लेकर किया जा रहा है तो आपके नाम को लेकर कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा भारी संख्या में नए बीएलओस की तैनाती भी की जाएगी इस कार्य के लिए, यानी कि लंबे समय से अगर इसका काम होना है और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मई 2026 तक ये इंटेंसिव रिव्यू पूरे देश में कंप्लीट कर लिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा और 30 सितंबर तक इसकी तैयारियां चुनाव आयोग के द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। तो इसको लेकर नए बीएलओ को जोड़ने की बात की जा रही है। साथ ही साथ 250 से अधिक घरों पर चुनाव प्रतिनिधि जो है उनके एजेंटों के रहने की भी बात की जा रही है। यानी अगर किसी तरह की कोई शंका किसी पार्टी को या गड़बड़ी है तो आप अपने एजेंट साथ ही साथ बनाए रख सकते हैं। किसी तरह की अगर शिकायत है तो आप साथ ही साथ उस शिकायत को भी दर्ज करा सकते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2003-2004 के समय जिनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद था उन्हें किसी तरह के पहचान पत्र को दिखाने की या एक्स्ट्रा मेजर लेने की, एक्स्ट्रा परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 87 के बाद के जो जन्म किए लोग हैं उन्हें अपना पहचान पत्र देने की जरूरत होगी। 2004 के बाद जिन बच्चों का या जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है उन्हें अपने साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र देना होगा और दोनों में से किसी एक का भारतीय होना आवश्यक है। इससे साफ तौर पर इस बात को खंगाला जा सकेगा कि देश में कितने लोग देश के स्थायी नागरिक हैं और कितने लोग बाहर से आकर यहाँ पर बसे हैं और उसको लेकर वाकई में भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है, या बांग्लादेशी या तमाम विदेशी वोटरों की जो बात वोटर आईडी में की जा रही है उसका दूध का दूध पानी का पानी करने का काम यहाँ पर किया जाना है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से साफ साफ
ऑफ डिटेल्स और नियम निकलकर सामने आ गए हैं। अब इसकी जैसे ही SIR की शुरुआत होगी, अलग अलग जगहों पर तमाम तरह के सवाल होंगे, लेकिन सवालों से ज्यादा इसमें सहयोग और सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि 2003 के बाद 2025 में अब जब ये रिव्यू हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि देश का एक सीधा साफ सुथरा लेखा जोखा निकलकर सामने आ जाएगा। देश में कितने नागरिक हैं, क्या करते हैं, और तमाम तरह की डेमोग्राफी और जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बड़ी बात और भी निकलकर सामने आ रही है कि जब ये SIR होगा तो उसको लेकर अभी तक जो विशेषज्ञ हैं और जानकार हैं, उनके आधार पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अगर पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से, पारदर्शी तरीके से ये रिव्यू होता है तो करीब 10 करोड़ से अधिक मतदाताओं की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। यानी कि अभी तक ये अनुमान है, इसकी पुष्टि किसी भी तौर पर अभी की नहीं गई है, लेकिन जैसे ये रिव्यू आगे बढ़ेगा, अलग अलग राज्यों में तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि अगर 10 करोड़ की बात की जा रही है और अगर मई 2026 में रिव्यू के बाद ये आंकड़ा कहीं ना कहीं इससे ज्यादा कम या इसके बराबर नजदीक निकलकर सामने आता है, तो हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने लोग गैर कानूनी तरीके से भारतवर्ष में रह रहे हैं, और न केवल रह रहे हैं बल्कि वोटिंग का भी प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एक बड़ा खतरा था, जिसे दूर करने के लिए अगर ये सिस्टमैटिक रिव्यू किया जा रहा है तो ये बेहतरीन कदम है। साफ सुथरे नियम यहाँ पर बनाए गए हैं, नियमों की जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। BLO के द्वारा लोगों के घर घर जाकर तमाम जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है, और कई तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर नागरिकों से लेकर, मतदाताओं से लेकर पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के एजेंटों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो इन तमाम प्लेटफॉर्म के द्वारा वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल बिहार के चुनाव के दौरान अब जब EVM मशीन नए प्रारूप में नजर आएगी तो ये देखना बेहद रोचक होगा कि मतदाता जब इस नई EVM मशीन पर वोट डालने के लिए आते हैं तो किस तरह का अनुभव उन्हें महसूस होता है, और अपने प्रत्याशियों को, अपने कैंडिडेट को पहचानने में कितनी आसानी होती है, किस तरह के रिव्यू निकलकर सामने आते हैं। ये तो बिहार इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अब नवंबर में बिहार के इलेक्शन में ये जो पहला कदम उठने जा रहा है, ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है वोटिंग की प्रक्रिया में और चुनाव की प्रक्रिया में। अब देखना होगा कि ये कितना सक्सेस होता है और आगे चलकर लोग इसको कितना सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। धन्यवाद।